हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैम फिल्म प्रेजेंट्स चलता फिरता पॉडकास्ट। जी हाँ दोस्तों, चलता फिरता पॉडकास्ट का ये है हमारा एपिसोड 2। और आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है मेरे साथ है दो भाई बहन जो आपस में घर समझ रहे हैं इस पॉडकास्ट को, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। तुम्हारे सामने कैमरास लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, मेरे साथ आज कौन कौन है इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले मेरे साथ है जैसे आप जानते ही हैं, हर रोज हमारे साथ ही रहता है, आदर्श। हेलो। मुझे तो आप जानते ही होंगे। ए रुद्रा। और आज है हमारे साथ एक नई मेंबर हमारी, जो कि है ध्रुवी ठाकुर। हेलो एवरीवन। नेपोटिज्म एट इट्स पीक। सो गाइज, आज ये तो हो गए हमारे टीम मेंबर, लेकिन आज इस पॉडकास्ट की जो जान शान आन बान शान जो भी है, अभी हमारी हिंदी सुधारेंगे हमारी पहले तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे साथ है आज इस पॉडकास्ट में अतुल कुमार जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार। आपने जो आज ये समय दिया है हमें इस चीज के लिए, पहले उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद और आपका भी जो आपने अपना समय दिया। जैसा मैंने पहले ही कहा कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एक लेखक है, ये कवि है, हास्य कवि है, और क्या क्या है सर। आप मतलब आप एक पिटारा हैं अपनी सारी चीजों का। कुछ आपने ज्यादा ही बोल दिया। नहीं, आपसे ही जानना चाहेंगे हम कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। शुरू से हम जानना चाहेंगे कि अतुल कुमार जी कहाँ से शुरू हुए हैं। नहीं, मेरा कोई ऐसा मतलब मेरी जो पहचान है वो तो मतलब थोड़ी साहित्य से ही है। अदरवाइज तो मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। और मतलब थोड़ा कविताएं वगैरह लिखता था, तो अखबार में लिखते लिखते शौक आ गया कि भाई अपने किताबें भी छापो। तो आज तक मैं फिर साहित्य के नाम से थोड़ा सा मेरी पहचान बनी है, जो भी है। मतलब मुझे बाकी तो एक सामान्य इंसान हूँ मैं, छोटा सा। थोड़ा सा लेखक हूं मैं, ये थोड़ा है, ये थोड़ा सा है। आप एक बार देखो सर, आप बिल्कुल मतलब अभी आ गए। आप सिर्फ अभी जो करंट आप है, हम जानना चाह रहे हैं बेसिकली। लाइक ये दोनों जो फ्रेम में है, इनके मामाश्री हैं ये। लेकिन मैं इनके अलावा जानना चाहूंगा कि मतलब शुरू से, बचपन से आप थोड़ा सा शुरुआत करें अपनी। बचपन बचपन कहाँ बीता है आपका? मेरा तो गड़खल में ही बीता है। तो हम जो 6 भाई बहन थे, और मतलब सभी की हमारी शादी हो गई है। बचपन से मतलब मैं थोड़ा एक, आप कह सकते हो, रिजर्व थोड़ा रहा हूँ हमेशा। और मेरा साथ साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना जो भी दुकान का काम होता था, घर के सारे काम होते थे, तो मतलब उसी में व्यस्त रहता था। और ठीक है, थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था। कॉलेज लेवल में मतलब क्लास में कभी पहली दूसरी ऐसे पायदान में आ जाता था जी। थोड़ी सी मतलब। इसलिए लोग, इलाके के लोग थोड़ा इसलिए जानते थे, हाँ थोड़ा अभी पढ़ने में अच्छा है अभी, और क्या है इसका मतलब। बाकी तो ऐसी कोई बहुत बड़ी विशेषताएं मेरे में नहीं थी। अगर एक एज ग्रुप की बात करी जाए, तो आपका साहित्य में आप जब से आपने लिखाई शुरू करी है, क्या क्या लिखना शुरू किया है, ये कब, कौन सी एज से हाँ, आपने ये शुरू किया? जरूर था, क्योंकि जो मेरे फादर थे ना, वो लिखते रहते थे। जी। उनका काम था, मतलब वो शौक था उनको भी कि मैं लिखूं। तो दुकान में बैठ के कोई पेपर मिल गया, उस पे लिख दिया, तो मैं पढ़ता रहता था। तो मेरे को भी लगता था कि यार कभी मैं भी लिखूंगा। जी। हाँ, ये जरूर था कि वो ना कभी मतलब मेरा उनका भी था कि वो पब्लिश हो कभी जी। भाई। तो वो किसी को, अपने फ्रेंड को या किसी को, उन्होंने अपनी पोएट्री दी भी कि, क्योंकि उनको उस टाइम इतना पता नहीं था भी कैसे पेपर में पब्लिश होनी, किस मैगजीन में होनी, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। तो किसी ने कोई कभी छपवाता था, उसका नाम कुछ उनके ऑफिस में ही थे, उनका नाम था राम मूर्ति। राम। तो उनको दिया करते थे वो अपनी तो कविताएं वगैरह ना। तो पता नहीं अब वो छपवाने के लिए भेजते थे नहीं भेजते थे। तो मेरे को बहुत मतलब था भी मैं भी कभी लिखूंगा और मैं छपूंगा भी जरूर, जी। है ना। तो वहां से मेरे को था। तो लेकिन जब मेरे को टाइम मिला, मतलब, और ये टाइम मिला जब हमारे नहीं हमारे जब मैं ऑफिस में गया, जी। तो वहां पे कंपटीशन वगैरह होते थे, तो कविताओं के भी होते थे। तो वहां मेरे को लगा कि नहीं यार, अब मेरे पर सही समय आ गया, अब लिखो भाई। तो मैंने लिखना शुरू किया, और तकरीबन मैं कई सालों तक मतलब अपना फर्स्ट प्राइज जो है वो बरकरार रखा आपने। बरकरार रखा। तो वहीं से शौक पड़ गया कि हाँ यार, मैं ना लिख सकता हूँ, और जो लोगों को पसंद आएगा। उसमें हास्य भी होता था, उसमें कोई ना कोई शिक्षा भी होती थी।
कुछ ना कुछ मतलब और रिलेटेड टॉपिक होते थे, तो मैं लिखता गया। तो फिर जब कोविड आया तो लगा यार अब इस शौक को थोड़ा टाइम मिल गया ना एक बीच में फिर कोविड का टाइम टाइम। मिल गया, तो वहां से एक्चुअल साहित्य के उसमें फिर तो मैं रोज 1 2 10 20 मतलब खूब कविताएं लिखी, जी पब्लिश, 1 किताब 2 किताब ऐसे मतलब चलता रहा। फिर एक पेपर भर मेरे को छापते थे, वो सबसे पहले दिव्य हिमाचल, फिर उसके बाद दैनिक जागरण, और फिर दिव्य सभी हिमाचल पेपर। में आपने बोला सबसे पहले कौन से ईयर में छपा था? ये दिव्य हिमाचल में कोविड टाइम में ही मेरी कविता छपी थी, शायद वो थी आओ उसे बचाए। वो नशे के ऊपर थी कि बच्चों को हम कहानियां तो बहुत डालते जी हैं जी कि भाई ऐसा करना चाहिए, नशे में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसको बचाएं कैसे, उसके मतलब मैंने समाधान के साथ उस कविता को, मतलब 24 लाइनों की मेरी ज्यादातर कविताएं होती है, जी उन 24 लाइनों में मैंने उसको समअप किया था कि भाई एक हम नशे में बोल तो रहे हैं लेकिन उनको बचाएं कैसे। तो उसके पूरे मतलब उनको जो समाधान थे वो मैंने उसमें मेंशन किए थे। तो पहली बार दिव्य हिमाचल में छापा था, उसके बाद फिर सिलसिला रुका नहीं। मतलब वो उनका एक कॉलमिस्ट बन गया था मैं, मतलब एक कॉलम मेरे को आपको एक मिल गया था डेडिकेट जो कॉलम दो दिया जाता मंच होता था, उसमें जी लगभग रोज ही मेरी जो कृतियां होती थी, मेरे को फिर शौक हो गया रोज लिखने का भी नया नया, तो रोज छापते भी थे। इसी तरह गिरिराज है, दैनिक हिमाचल है, हिमाचल दस्तक है, दैनिक जागरण है, जी और बाकी जो बाहर के पेपर थे मतलब हिमाचल से बाहर के, उनमें भी काफी ने छपना शुरू किया और किताबें लिखनी शुरू हुई उनको, क्योंकि अब लिखना तो हो रही है, उनकी कलेक्शन कैसे करूं, तो उसको मैंने किताबों में लिखना शुरू कर दिया। ऐसे ही शौक बढ़ता गया। जी। फिर उसके कॉलम वगैरह लिखने शुरू कर दिए। तो अगर आपकी मतलब जैसे आपने मल्टीपल बुक्स यहाँ पर रखी है, तो मतलब अगर आपकी विशेष रुचि जानना चाहें तो किस जोनर में, क्या मतलब आप ज़्यादातर क्या चीज़ें लिखते हैं? मतलब कोई एक सब्जेक्ट पर्टिकुलरली किस टॉपिक पे आप ज़्यादातर लिखते हैं? ऐसा जब मैंने शुरुआत की लिखने की तो कोविड काल चला हुआ था, तो जी, उसमें तो कोविड से मेरी जीवन में अल्प विराम पहली पुस्तक थी। ये तो वाली? मैंने उसमें उसी के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई उनको कविताओं के रूप में मतलब रियल लाइफ स्टोरीज़ को रियल, बेसिकली आप बिल्कुल लिखते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोई भी कविता कल्पना से नहीं है, उसमें जी, मतलब जो दिखता है वही लिखता हूँ। जी, मतलब ऐसा नहीं था तो, लेकिन ज्यादातर मेरा विचार होता है थोड़ा राष्ट्रवादी लिखना। राष्ट्रवादी। लेकिन मेरा जो, मेरे को लोग जानते हैं वो एक हास्य के कवि के रूप में जानते हैं, भाई हास्य कुछ ना कुछ ये कंटेंट उसमें, हाँ हंसी का जरूर डालता है। तो इसी उसमें मेरी जो अभी नई पुस्तक आ रही है वो हँसी हंसी का का ताना। ताना बाना है ना। तो हास्य ये कवि भी आपने बोला तो 7वीं किताब है मेरी जो अभी लॉन्च होनी है, अभी मतलब पब्लिश हुई है। तो इसमें सारी जो हास्य कविताएं मैंने संकलित की है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इसमें से भी आप हमें कुछ सुनाएँ, कुछ 1-2। इसमें बहुत सी कविताएं हैं, लेकिन एक बहुत अजीब सी कविता है। अजीब? हाँ, उसका विषय बड़ा अजीब लगेगा सबको, पैसे कम ही अच्छे, ऐसा कौन कहता है? पैसे कम ही अच्छे कम हैं। ही अच्छे, कम ही अच्छे। पैसे कम ही अच्छे हैं। हाँ, पैसे कम ही अच्छे हैं। कौन भाग रहा है पैसे के पीछे? क्योंकि सारे पैसे के पीछे किसको पैसा ही पैसा चाहिए, है ना। तो पैसे के पीछे पैसे के पीछे हम तो कह रहे पैसे कम ही अच्छे, ज्यादा होंगे तो जरूरतें बढ़ा देंगे। ज्यादा होंगे, पैसे कम ही अच्छे है ना, ज्यादा होंगे तो जरूरतें बढ़ा देंगे, दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा देंगे, खुद तो तिजोरी में पन्हा लेंगे, हमें चौकीदार बना देंगे। Nice. बड़े बड़े होटलों में खाना खिला देंगे, मजा हमारी जीवा को दिला देंगे, खुद तो होटल वाले के गले में चल देंगे, हमारे बीपी शुगर को बढ़ा देंगे। सही बात है, बाहर पड़ा है तो। दिलाकर महंगी कार उस पर चढ़ा देंगे, अगर पैसे ज्यादा हो दिलाकर महंगी कार उस पर चढ़ा देंगे, डीजल पेट्रोल का खर्चा बढ़ा देंगे, खुद तो अमीरों की झोली में चल देंगे और देश का प्रदूषण को बल देंगे। फिर कहते हैं अगले बंद में, महंगे महंगे जूते दिलवा देंगे, महंगे महंगे कपड़े सिलवा देंगे, खुद तो शोरूम वाले के गले में चल देंगे, हमारे अहंकार को बल देंगे। बड़े Nice. कपड़े, हीरे सोना चांदी खरीदवा देंगे, पड़ोसन से ईर्ष्या करवा देंगे, खुद तो सुनार की तिजोरी भरवा देंगे, हमारा सोना मुश्किल करवा देंगे। ज्यादा पैसे हुए तो रखे कहाँ, फिर उसके कोठी लिए महल सब बनवा देंगे,
कोठी महल सब बनवा देंगे, रूठे हुए रिश्तेदारों को मनवा देंगे। जब कोठी महल बनता है तो सारे रिश्ते आपसे मिलने, आपके क्लोज बन जाते हैं ना। कोठी महल सब बनवा देंगे, रूठे हुए रिश्तेदारों को मनवा देंगे, खुद तो ठेकेदार की झोली भर देंगे, हमें महलों में कैद कर देंगे। बच्चों को जिद्दी बना देंगे, महंगे कोचिंग सेंटर तक पहुंचा देंगे। ये दोनों काफी रिलेट कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा जब पैसे होंगे तभी तो भेजेंगे। हाँ, वहाँ 5 लाख की कोचिंग है, वहाँ 10 लाख की कोचिंग है ना। बच्चों को जिद्दी बना देंगे, महंगे कोचिंग सेंटर में पहुंचा देंगे, खुद तो सेंटर वालों की तूती बजा देंगे, बच्चों का रात दिन पढ़ने की सजा देंगे। पहले पैसे दो, फिर रात दिन पढ़ो। पैसे भी हम ही दे, पढ़े भी, फेल भी हम ही और पढ़े भी हम ही। ये सच्चाई नहीं बतानी। अंतिम बंद है, समाज में झूठा मान बढ़ा देंगे, समाज में झूठा मान बढ़ा देंगे और लालच में मंदिर में दान चढ़ा देंगे, खुद तो प्रभु के चरणों में चल देंगे, भक्ति से ज्यादा अहम को बल देंगे। तो ये पैसे ज्यादा हो गए तो ये ऐसे थोड़ा सा इस तरह का हास्य इसमें है। कई और भी है, जैसे मित्रता पे है। एक मेरे को क्वेश्चन है, वो पड़ोसन से ही क्यों ईर्ष्या करेंगे? पड़ोसन से पत्नी को हो जाएगी ना, वो सारी अच्छा, सब कुछ अच्छा। मेरे को नहीं होएगा ना। देखा जा रहा है। सब कुछ मेरे को नहीं ईर्ष्या होगी, जब पैसे आएंगे तो पत्नी को भी तो ईर्ष्या होगी, है नहीं? पत्नी से ईर्ष्या होगी, नहीं? हाँ, पत्नी से ईर्ष्या अच्छा, तो होगी। जैसे आपने बताया ना कि आपने स्टार्टिंग की थी हास्य कवि से। हाँ, जब ज्यादातर आप मेरी ऑडिटोरियम में हंसी कविता है। सुनाया करते थे तो हंसी में सब लोटपोट हो हाँ जाते हाँ, ये होता था, वहां इसीलिए से हम आज जो आपने ये पैसों की जो कविता लिखी, तो इसमें आप देख रहे हो कि एक डेप्थ बहुत इंक्रीज हुई है। तो वो कैसे, क्या ये आपका मतलब गोल था कि आपने सोच रखा था कि हाँ कि एक मैसेज भी जाना ही चाहिए, सिर्फ हंसी हाँ, में नहीं? मैसेज तो हमेशा मेरी कविताओं में, मतलब अंतिम जो होता है, जो मेरा बंद होता है, उसमें कोई ना कोई मैसेज, और मैसेज के बिना कविता पूरी भी नहीं होती। कविता का जो मतलब एक प्रारूप है ना, वैसे तो मैं हिंदी ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ कि कविता में थोड़ा सा ये होना चाहिए कि आपके जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका अंत जो है उसमें, मतलब आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि कोई ना कोई संदेश आम जनता को या लोगों को जाना चाहिए। तो ऐसा तो मैंने हर कविता में किया, तो शायद मैं तभी उसको, उन कंपटीशन को जीत पाता था। तो उस समय मतलब जो गैप होता था, क्योंकि मैं उस कंपटीशन के लिए कविता लिखता था सिर्फ। ये तो मेरी साल में 1-2 कविताएं होती थी लिखी हुई, लेकिन जब समय मिला, क्योंकि उस टाइम मैं काफी व्यस्त रहता था, अपना दुकान का काम है, ऑफिस का काम, सब चीजों में काफी व्यस्त रहता था, तो टाइम इतना नहीं मिलता था। लेकिन बस कोविड में पहचाना कि नहीं यार, टाइम भी निकाला जा सकता है। भाई शौक का कोई ऐसा नहीं होता, कोई समय सीमा है कुछ निकाल, तो शौक से फिर शुरू किया। तो पहले मैंने कोविड का ही विषय पकड़ा कि इस विषय पे तो सब कुछ, बहुत कुछ लिखा, बहुत दुनिया लिख रही थी, तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैंने भी लिखी और छपी और किताब में संकलित भी किया, और इसकी कुछ काफी प्रतियां भी बिकी थी। कोविड में वैसे बेसिकली देखा जाए ना, कोविड में काफी लोग निखर के आए हैं। मतलब हमें ना एक सोचने का मौका मिला है, खुद को ऑब्जर्व करने का कि हमारे अंदर क्या है। मतलब अगर आप देखो ना, आज की डेट में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में शुरू किया। लोगों ने कहा ना कि कोविड में सबका टाइम खराब हुआ, पर कुछ लोगों ने कोविड में शुरू किया और आज की डेट में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो मतलब बहुत अच्छे लेवल पे आज की डेट में है। वही बुक का टाइटल भी है ना, वो जीवन में अल्प विराम। तो हाँ, वो अल्प विराम हुआ ना, तो अल्प विराम से मेरी क्या हुई, मतलब जर्नी जो है एक तरह से लिखने बोल की सकते हैं शुरू start। हुई। हाँ, एक नई लाइन हाँ, एक लाइन शुरू हुई। फिर क्या होता है कि कविताएं तो रोज नए विचार आना, तो उसको संकलित करना, तो कई बार ऐसा होता है किसी एक विशेष विषय पे हमारे जो है विचार नहीं आते, तो वो वैसी कविताएं, अतुलनीय रचनाएं जो मेरी थी, तो उसमें ऐसी कविताएं हैं जो रोज में कोई नया टॉपिक, सामाजिक टॉपिक, नेचर का कोई ऐसे मतलब करंट टॉपिक आ गया तो उनको संकलित किया गया। लेकिन उसके बाद मेरे को लगा कि कुछ एक कोई विषय भी हो, जैसे मेरी एक हमें भारत कहते हैं कवि, मतलब काव्य संकलन है, तो उसकी जो मतलब विश्लेषण भी हुआ था अखबारों में, तो वो एक एक अच्छी किताब के रूप में हुआ था, क्योंकि हमें भारत कहते हैं में मैंने भारत के जिन जिन लोगों से भारत की पहचान है, उदाहरण के रूप में जैसे आप अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ले सकते हैं, उनके ऊपर कविता है, सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है, जिन जिन लोगों को जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, तो उनके ऊपर, और भारत में
भारत के पशु, भारत के पेड़, भारत के मतलब इस तरह की सब कविताएं, ऐसे विषय मिलेंगे जिसपे शायद कविता के रूप में वो लोग कम लिखते हैं। आयुर्वेद पे, योगा पे, भारत का फल है आम, आम पे कविता लिखी है, पशु पे लिखी है, जो मतलब जो जिससे भारत को लोग जाने। भारत की अर्थव्यवस्था पे लिखा है, राजनीतिक व्यवस्था पे लिखा है, फेमस लोग कपिल देव है जैसे, मतलब नृत्य में भारत के नृत्य कौन कौन से हैं, नृत्यों की पूरी अगर आपने पूरी जीके की किताब उठानी हो तो मैंने वो उसको 24 लाइनों में समअप किया, भी सारे नृत्य हैं, सॉर्टिंग की उसके, जैसे डांस है, भी कौन कौन से मतलब इस तरह से, इस तरह की कविताएं जो है। तो जिसने इसकी समीक्षा लिखी थी जिस पेपर ने, उसने इन चीजों को पढ़ा के समझा कि नहीं यार ये मतलब अच्छी किताब है, जो मतलब भारत का काव्य रूप में, गद्य रूप में तो बहुत लिखते हैं, काव्य रूप में लिखना उसी प्रकार से जैसे लगा मेरे को चाणक्य पे लिखना है। जो चाणक्य मेरा मतलब ऐतिहासिक वो है, तो मेरा पहले से मतलब बहुत रुचि का विषय रहा। तो इसको लिखने के लिए मेरे को इसके जितने भी उपन्यास लोगों ने लिखे उनको पढ़ा पहले, क्योंकि लिखने से पहले पढ़ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिख सकते कि भाई कोई झूठ हो, क्योंकि ऐतिहासिक चीज है ना, इस पे तो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो इसको भी लिखने के लिए मैंने किताबें पढ़ी, जहाँ वीडियो देखनी वीडियो देखी, जहाँ मेरे को कोई सीरियल था इनके ऊपर वो, लेकिन उसको काव्यात्मक रूप देना ये बिल्कुल अलग था, ये एक अलग ही हाँ। तो ये आप कविता देखेंगे, ये चाणक्य धारा, तो इसमें जो चाणक्य के ऊपर है ना, तो उनके जीवन को स्टार्ट, शुरुआत कहाँ से हुई, बचपन कैसा बीता, उससे लेकर के जब तक उन्होंने सिकंदर को हरा नहीं दिया, मतलब, और वो पूरी मतलब उस सारे जो भी, हाँ, जर्नी है, कैसे उन्होंने जो वो थे, छोटे छोटे बटे हुए जनपद थे, जनपदों को इकट्ठा किया कि तुम इकट्ठे रहो, तुम एक दूसरे से लड़ाई मत करो, इकट्ठे रहो, और इकट्ठे होके तुम आक्रांता आ रहे हैं, जो मतलब सिकंदर आ रहा है, वो विश्व विजेता के अभियान से वो प्रेरित है और वो पूरा संसार जीतना चाहता है, तो उसको भारत में घुसने मत दो। तो वो सफल भी हुआ। तो आज मतलब बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो है उनको, उनका चाणक्य नीति को पढ़ के काम करते हैं। तो मेरा हमेशा बहुत रुचि का विषय रहा है इनको, तो अभी शायद भविष्य में मैं और ज्यादा इसमें कोशिश करूंगा कि लिखूं। जैसे हम बुक्स अभी देख पा रहे हैं, ये टोटल है जो आपने अभी तक लिखी, कितनी टोटल बुक्स आपने अभी तक लिखी है? इसमें मैंने 6-7 बुक्स लिखी है अभी तक। उसके साथ साथ मेरे साझा संग्रह भी हैं 2-3, जिसमें क्या होता है और कवि भी जुड़ते हैं, मतलब साझा काव्य संग्रह बोलते हैं उसको। ये एकल है, एकल मतलब मेरा ही है, तो साझा में कई लोग जुड़ते हैं, तो उनको भी शामिल करके, तो उस तरह से 2-4 और भी हैं जो औरों के साथ भी मेरी कविताएं या 3 या 4 ऐसे संकलित की है उन्होंने, तो वो भी छपी है, कुछ मैगजीन में छापते हैं। तो एक मेरा इसमें किस्सा था कि मैं एक बारी दिल्ली गया हुआ था, तो वहां पे वर्ल्ड ट्रेड फेयर में मेरे को जाने का मौका मिला। तो वहां पे क्या था, वहां मतलब वो लगे हुए थे, सब स्टॉल लगे हुए थे। तो एक स्टॉल था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो वहां पे घोषणा हो रही थी कि किसी को गाना गाना है या कविता सुनानी है जो देश प्रेम से संबंधित हो, और उसकी क्विज है। तो अब ये कविता का नाम जहाँ आया, मैं पीछे रह जाऊं और ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं वहां स्टेज पे चला गया जी, मैं कविता को, ये देशभक्ति की होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होगी, कहते हुए थोड़ा सा 1-2 लाइनें सुनाओ। फिर मैंने कहा मैं आजादी की कहानी है मेरी कविता, आजादी की कहानी, उसके ऊपर मेरी पूरी आजादी की कहानी को मैंने कविता में बनाया। तो वो मैंने वहाँ गाई, तो उसमें पुरस्कार भी मिला, वहाँ पे पुरस्कार थे उन्होंने वहाँ दिए, उनके गिफ्ट वगैरह जो भी थे, और क्विज में भी भाग लिया, उनमें भी गिफ्ट मिले मेरे को। लेकिन बाहर दर्शकों में कोई एक मैगजीन के मालिक होंगे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आओ और आप हमारी मैगजीन के लिए भी लिखो।
तो मैंने कहा अभी लिखना है तो भाई आइए आप बताइए। उन्होंने मेरा नंबर वगैरह लिया कि आप अपनी कविताएं हमारे को भेजो, हम आपके आगे भी पब्लिश करेंगे। तो उनके साथ अब मेरा एक रिश्ता सा हो गया है, तो उनको मैं अपनी कविताएं छाप देता हूँ। तो वो हर साल उनकी जो मैगजीन निकलती है, एनुअल मैगजीन होती है वो, उस संस्था की, उसमें वो छापते हैं। ये आपने जिस मैगजीन का जिक्र किया और दिल्ली का किस्सा, ये कब का है और वो मैगजीन कौन सी थी जिनके साथ आप ये काम कर रहे हैं? ये उनकी एक सामाजिक संस्था है, जो कपूर साहब है उनका। मैगजीन का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है, क्योंकि एक दो और मैगजीन में मैं देता हूँ, तो अभी शायद मैंने ध्यान से उसको देखा नहीं। वो बाई पोस्ट ही आती है मेरे पास। वो रहता है ना भी, ध्यान खोल के भी मेरी कहाँ छपी है अपना नाम अपना नाम ढूंढता रहता हूँ। हाँ, तो ये लगभग मेरे ख्याल 2022-23 की बात है। 22-23 में जब मैं दिल्ली गया हुआ था, तो वहाँ जाने का मौका मिला। तो एक मतलब एक साहित्य से जो रिश्ते हैं ना, मतलब बहुत मजबूत हो रहे हैं। कई पूरे देश में मैं जो साहित्य की ऐसे से यात्रा हुई, तो इसमें मैं एक अपने जो विशिष्ट सबसे बेस्ट ग्रुप को मानूंगा, तो वो राष्ट्रीय कवि संगम है। उसमें से जुड़ा हूँ जब से मैं, तो उससे मुझे बहुत मतलब मेरे काव्य को, क्योंकि उनका काव्य का स्तर बहुत ऊंचा है। बहुत हरिओम पवार जी है ना, उस ग्रुप से संबंधित रखते। तो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई जब मैं अयोध्या में राष्ट्रीय कवि संगम के उनके सम्मेलन में गया, और मुझे वहाँ पे अयोध्या में काव्य पाठ करने का मौका मिला, और हरिओम पवार जी उसमें आए हुए थे, और देश के बहुत मान्य हुए कवि हैं वो वहाँ पे उपस्थित थे, और उनको सुनने का मौका मिला और उनके साथ काव्य पाठ करना। तो ये सबसे बड़ी मेरे को उपलब्धि लगती है। उसके साथ तो मतलब राष्ट्रीय स्तर के कुछ हमारे प्रांत स्तर के भी कार्यक्रम होते हैं, जो ज्यादातर मैं कल उनके 2 कार्यक्रमों में गया हूँ, धर्मशाला में हुए थे, तो वहाँ भी काव्य पाठ करने का अवसर मिला। तो जब आप इतना कुछ लिख पा रहे हैं, साथ में आप काम भी जो भी कर रहे हैं, तो इतना सब लिखने के लिए आपको अपने थॉट्स बहुत ही चैनलाइज करने रखने रहते हैं, तो वो आप कैसे कर पाते हैं? ऑल्सो अगर आप देखो तो एक दो स्पेक्ट्रम में आप लिखे हो अब तक, कि पोएम्स लिख रहे हो आप, एक कविताएं अपनी लिख रहे हो, वो हर कविता का अलग सब्जेक्ट। एक आपने कुछ ऐसी किताबें लिखी हैं जो एक जैसे चाणक्य हुई, वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दोनों में से आपने ज्यादा एंजॉय कौन सा प्रोसेस किया? देखो, किसी विशेष विषय पे लिखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अब चाणक्य जी को ले लिया है ना, तो अब आपको रोज उन्हीं के बारे में लिखना है और कविता के रूप में लिखना है, तो उसके लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। वो मुश्किल काम था वो, मतलब ये चुनौती लेना है। मतलब ये अगर किसी एक, क्योंकि कविता का कुछ नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं तो मेरे आपसे के विषय से मेरे को कुछ भी मिल जाएगा तो मैं कविता लिख दूंगा, लेकिन उस लीक को छोड़ के मेरे को एक ही उस विषय पे सोचना है और फिर काव्य की रचना करना है, वो थोड़ा कठिन, बहुत कठिन होता है। आपने एक चीज ये भी बोली ना कि रियलिस्टिक लिख रहे हो आप। जैसे मतलब अगर आपने अभी सिनेरियो दिया कि हम बैठे हैं, इस पे कुछ लिखना, इस पे तो इमेजिनरी लिख सकते हैं, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो हाँ, वो फिर वास्तविक होना एक चाहिए। सवाल है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसको पढ़ के बताइए क्या ये कुसुम सत्वक गुच्छा फूलों का गुलदस्ता। आप पढ़िए। कुसुम सत्वक, कुसुम सत्वक, वो तो बोल दिया ये ना कुसुम आपने। सत्वक गुलदस्ता इसलिए क्योंकि इसमें कोई इसका विषय मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या गुलदस्ता होता है? हाँ, गुलदस्ता। अच्छा, जो गुलदस्ते में आप किसी भी प्रकार के फूल लगा दो, गुलदस्ता, बुके। कुसुम सत्व। कुसुम मतलब फूल, सत्वक गुच्छा। अच्छा, इसमें किस टाइप का क्या? हाँ, इसमें यही मैं बता रहा हूँ। तो इसमें तो जो रोज विषय आ रहे, कोई सुबह उठ के कोई पक्षी कोई देख लिया और उसकी भावनाएं, तो कोई भी विषय मैंने इसमें लिया हुआ। तो इसमें कोई ऐसा एक विशेष विषय नहीं है, तो इसीलिए गुच्छा बताया इसको। भाई इसमें बहुत सारे पुष्प, हर तरफ के लाइफ के जीवन के जो कविताएं हैं वो इसमें संकलित की गई है। कुछ हमारे से रिलेटेड हो रहा है, इंडेक्स में एक बार झांक के देखिए। नहीं, आप देख सकते हो। वो अच्छी चीजों पे लिखते हैं। ये क्या बात होती है? क्या हम अच्छे नहीं हैं? जैसे कोई भी विषय, अब यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर इसमें कविता है। आपको कंचों का खेल है, घर घर खेलना, ड्रग्स का नसूर है ना, मजदूर की डिजिटल इंडिया, कुछ हास्य भी होगा इसमें, आम आदमी, बातें, एक कविता है इसमें, बातें भी, हम बातें करते हैं ना,
तो बातों का स्वरूप ये अभी तक बहुत से पेपरों में छप रही है, अभी भी मेरे ख्याल पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने कहीं पेपर में भेजी तो वो भी छपी है। तो ये बातें सिर्फ बातें आप जानते हो ना, बातें कम्युनिकेशन मतलब मैंने इसको बताई, अब इसने आगे कहीं बतानी है तो उसमें कुछ अंतर आ जाता है। बिल्कुल आता है ये अपना हमारे पर्सपेक्टिव आ उसमें जाता है। चलता है ना, गेम भी करते हैं हम्म, जब तक एंड तक जाता है तो उसका बात का क्या बन जाता है, बतंगड़। इसमें एक चीज वो भी बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन एनालिस्ट। हाँ, और उस बात में हमेशा मैं जरूर आता है, हाँ, क्या अच्छा क्योंकि उसमें तो आप मेरा अपने ही- आप को ऊंचा रखते हो, मैं को हमेशा ऊंचा रखते हैं, है ना। जब भी बात बता रहे हो तो भी अपना पक्ष लेके भी मैं स्ट्रांग था, वो मतलब एक 24-25 लाइनों में उस पूरी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसके ऊपर एक कविता बन गई। लोगों ने बहुत पसंद की, हाँ यार ऐसा ही होता है, तो जो दिखता है वो ही लिख दिया। मतलब उसको थोड़ा तुकबंदी करनी पड़ती है ना, थोड़ा उसको आबद्ध करना पड़ता है उसका, भाई एक के बाद दूसरा टॉपिक अब क्या आना चाहिए, तो 4 लाइनों में थोड़ा सा होता तो मुश्किल है। तो इस तरह की इसमें कई विषय हैं जिनकी सर कविताएं। आपने देखा लिखावटें अलग अलग तरीके की लिखावटें आ गई जो आपकी है, मतलब आपकी एक वो चीज है जो मतलब लिखते आ रहे हैं लोग अभी तक। अब आपने लिखावटों का दिखा है, सॉन्ग लिखे जा रहे हैं, रैप सॉन्ग लिखे जा रहे हैं, तो मतलब आपने कभी सुना है रैप सॉन्ग वगैरह, सुना है किसी रैप सुना, हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? हमारे लिए भी लिख देना थोड़े बहुत। नहीं अच्छा है, देखो संगीत या कविता या कविताएं भी रैप में आती हैं। उसमें उसमें मैंने अपने मतलब बेटे का वो देखा है, उसका रुझान है कविता, वो बोलता पापा कविता ऐसी लिखो, एक तो लंबी लिखो और उसका विषय लो, तो उसको रैप में भी गा सके, तो ऐसा अगर कुछ आप कर सकते हो तो उसी चीज को, क्योंकि हम उसने मेरे को सुनाई भी, देखो पापा ऐसे ये वाली देखो ये भी एक कविता है ना। भाई जैसे भारत का इतिहास एक रैप में आया हुआ है, अब मेरे को नहीं पता वो किसने गाया है, लेकिन उसने सिंधु घाटी से लेके आज तक की पूरी उसको वर्णन किया, तो वो मेरे को चाहता कि इस तरह से आप थोड़ा अपना कंटेंट को ऐसे लाओ जो मतलब लोगों की रुचि का विषय बने। ज्यादा नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात, लेकिन ये है कि जो भी कुछ भी आएगा ना वो पहले लिखा जाएगा, मेरा ये मानना है। आप कुछ भी ऐसे गा भी रहे हो तो पहले लिखा तो जाएगा ना, लिखने से। तो उसमें मेरी एक कविता वो पुस्तक संग्रह है राम सुधा, तो उसमें मैंने कुछ भजन है ना गाने गाने के रूप में, यानी कि उसको गीत के रूप में भजन को गा के भी मैं ऐसे भजन भी लिखे। तो उसमें एक भजन है जो मेरा मतलब वो है, जब भरत जी मतलब वो मुझे राम से मिलना है, वो मैं बहुत गाता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे, और अयोध्या में विजय में भी जाके मैंने वही भजन गाया था स्टेज में। जो जब भरत जी मतलब राम जी को वनवास हो गया, वो चले गए, तो वो आते हैं अयोध्या में, तो उनको होता है कि मेरे को यार मेरे को तो अब उनसे मिलना है फटाफट, भाई ये सारा तो मैंने नहीं करवाया, ये क्या हो गया, भाई मेरे को राज दे रहे हैं, पिताजी की मृत्यु हो गई है ना, और मेरे को उनको तुरंत जाके मिलना है। तो वो जब उनके भाव आए तो उनके भाव कैसे निकले, तो वो मैंने एक गीत के हिसाब से, क्योंकि उसको मेरे को बहुत टाइम लगा लिखने, क्योंकि उसमें मेरे को वो गाना भी है, भजन भी करना है, तो उसको गाना भी है, तो मैं उसमें उसको एक सीधे सीधे नहीं लिख सकता था। कईयों में तो हम तुकबंदी कर देते हैं, वो भाई मिलनी चाहिए, उसकी लय आ रही है नहीं है, लेकिन लय भी नहीं बिगड़नी चाहिए, तो उसको थोड़ा टाइम लगा मेरे को लिखने को। तो ऐसी मतलब, और मैं वो गाता भी हूँ, सभी ने सुना भी है शायद। जैसे अब मतलब आपने बोला ना, मतलब अभी देख के तो ना मेरे को वैसे अच्छा सा लग रहा है, मतलब अब लग रहा है कि किताबें एक्चुअली में पढ़नी चाहिए, लेकिन एक किताब को लिखने के लिए कितना पेशेंस चाहिए होता है? मतलब आपकी इनमें से सबसे ज्यादा जिसमें पन्ने हैं कौन सी किताब है आपकी, और उसको लिखने में आपको कितना टाइम लगा था? पन्ने तो मेरे को लगता है शुरू में जो जीवन में अल्प विराम है उसी में शायद सबसे ज्यादा कविताएं हैं। मोटी तो हुई हाँ, इसके अलावा चाणक्य की भी है, उसमें लंबी है थोड़ी कविताएं, लेकिन शुरू में ये पता नहीं था ना भी कितनी कविताएं एक पुस्तक को लिखने के लिए आवश्यक हैं, तो ये थोड़ा सा शंका थी, मेरे को लगता था 100 से ऊपर चाहिए होंगी, है ना। कोई ऐसी मेरे को कोई ऐसी कोई गुरु शिष्य परंपरा से मैं ये नहीं लिख रहा, कोई आके मेरे को बताया कि आप इतनी संकलित करो तो आपकी पुस्तक बन जाएगी। कौन नहीं पीता है चाय? कौन नहीं पीता? आपके लिए है। क्यों? आपके लिए? चाय पे भी हम कभी कोई कविता सुन सकते हैं। अरे चाय पे लिखी तो चाय 3 ही चाय क्यों आए, मेरा पहला सवाल ये। मुझे चाय नहीं दी आपने। नहीं आपने पीते चाय?
नहीं, कम पीता हूँ। अच्छा। जैसे एक कविता लिखती मेरे को याद आ रही है, वो नुक्कड़ का पान वाला है ना, नुक्कड़ में पान वाला, पान की दुकान में मतलब हम वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं तो चर्चाएं चलती हैं, हाँ। पान भी खाते हैं तो सारे विषयों चाय पे की चर्चा टपरी पे। होती है। और वो ना किसी भी शहर का, जहाँ भी आप, चाय वाला और पान वाला, किसी भी शहर का ना एक बड़ा सेंट्रल पॉइंट होता था। यहाँ गड़खल में भी थे हमारे, मतलब दुकान थी, उसमें भी ऐसा एक केंद्र बिंदु था जहाँ पे सुनावर स्कूल, इधर बरूरी के ऑफिसर आ रहे, वे अपना ऑर्डर कर दिया, विचार लगा दे, मतलब, और उसके वहाँ चर्चाएं शुरू हो जाती थी। वहाँ कोई पंडित जी पे हो रही, कोई किसी विषय पे हो रही, कोई राजनीति पे हो रही, वो कोई सामाजिक विषय पकड़ लिया, और वो लंबी लंबी चर्चाएं होती थी। मतलब लोगों का मन नहीं करता था वहां से जाएं। तो और कोई सामान लाना भी वहां उसकी दुकान में रख दिया, वहां से ले जाइए, कुरियर है, कोई संदेशा देना है कुछ, क्योंकि मोबाइल तो अब आए हैं ना। वहाँ वो उस टाइम का उसका आनंद ही कुछ और था। तो कुछ कविताएं बड़ी निकल के आती हैं ना, स्टोव वाला भी, स्टोव की वो ऐसी ऐसी कविताएं, मतलब ऐसी कविताएं मैंने, मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत विषय हट के लिए हैं। प्रेशर कुकर पे कौन कविता लिखता है, मैं उस पे कविता लिखी है। प्रेशर कुकर हम सुनना चाहेंगे। नहीं, प्रेशर कुकर थोड़ी ये है कि उस टाइम हमारे पास था नहीं प्रेशर कुकर। तो हमारे कोई रिश्तेदार आए, उन्होंने देखा घर में, हाँ यार इनके पास कुकर भी नहीं है, तीले में खाना बना रहे, तो वो उसका पहला अनुभव है। मैंने आपको उसको विषय बता दिया कि उसमें क्या चीज है। वो पहला हमारा जो अनुभव रहा वो प्रेशर कुकर का, कैसे हमारे को इतना शौक जागा घर के सारे सदस्यों को कि हम बड़े उत्सुक हुए, यार प्रेशर कुकर आ गया। फिर उसके साथ एक किताब होती थी, बुकलेट, तो उसमें से देख देख के हम भाई ये भी बना सकते इसमें, तो उसको हमने ट्राई भी किया, बनाया भी। मतलब कौन ऐसा इतना, मतलब स्टोव जला जला के, यार हम इसमें देखते कैसा बनता भी, यार इसमें इस चावल में ना दालचीनी, हमने कभी दालचीनी नहीं यूज करी थी, तो भाई ये वाले चावल में दालचीनी भी डालो, तो वही लेके आया। अच्छा यार, मतलब हम भाई बहन थे तो बहुत ही उत्सुकता थी। तो वो सिर्फ कागजों में आई है, कोई वो बिल्कुल एक सच्ची बात है। और जिसने भी वो पढ़ी है तो कहता हाँ ऐसा ही हुआ था यार। तो ऐसा होता ही है, जब आप जैसे सारे बहन भाई थे, आपने बोले ये चीज लिखी, तो उसके बारे में अलग चल रहा है। हाँ, वही होता है ना कविता के आप बीती या फिर जग बीती, है ना। तो उसी को बस कागजों में थोड़ा लयबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ अभी बहुत छोटा हूँ मैं साहित्य में, तो लिखना सोच के अभी अब पता नहीं किसी को कैसे सात किताबें। देखो, छोटा बड़ा लिखने वाले अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी कविता कोई बुक लिखता होगा, देखो लिखने के भी अलग अलग तौर तरीके से आप लिखते हैं। आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक, आप सामाजिक इश्यूज भी देते हैं, आप हास्य भी देते हैं, आपने रियल लाइफ या आपने हिस्टोरिकल भी चीजें। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं जो मतलब जिसकी सेंस भी नहीं होती, लेखक वो भी है अपने नजरिए में, लेकिन आप एक अलग तरीके से लिख रहे हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं आप समाज के मुद्दों को भी उठा रहे हैं, आप मतलब लोगों को हंसा भी रहे, एंगेज भी कर रहे हैं, इतिहास भी दिखा रहे हैं। और जैसे आपने हास्य वाला सुना है, वो हास्य से ज्यादा मैसेज उसमें जो है मतलब एक दिख रहा है चीजों की, जो रियलिटी है लाइफ में। इनमें से आपकी पर्सनल फेवरेट बुक कौन सी है आपकी, जो आपको लगता है कि वाह ये अच्छी है, वो आप मेरे को गिफ्ट करेंगे? ये छपी मजा आ गया, जिसको आपको, देखो पहली जो चीज होती वही होती जो इसका उत्साह था जीवन में इंतजाम, वो उत्साह नहीं मैं मतलब आपको बयान कर सकता। और इसकी कवरेज भी बहुत सारे जितने, क्योंकि उस टाइम पता नहीं, मेरे को नहीं लगता अखबारों में भी इसकी कवरेज काफी बड़ी आई थी। और मतलब इसका जो है इसको मैंने लॉन्च करा था, तो मतलब इसकी काफी, और इसकी शायद उस टाइम प्रतियां भी काफी बिकी थी। अभी भी ये ऑनलाइन है, उपलब्ध है अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, और उपलब्ध है ये। तो मतलब ये पब्लिशर ही अमेज़न के थ्रू सेल करते हैं, ये सभी का अमेज़न पे है। कोई किसी ये बुक स्टोर पे अभी उपलब्ध नहीं होती है, बुक स्टोर पे नहीं मिलती है, ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी होती है। कोई आपको आइडिया है कि कितनी सोल्ड हो चुकी है अभी तक, ऐसा कुछ आइडिया है? उसकी शायद 35-36 कॉपियां बिकी थी जीवन में विराम। बाकी 10-12 तो भी सब भी। अब मेरे को ऐसा लगता है कुकर वाली कविता पढ़ने के लिए तो कुछ कॉपियां बिकनी ही चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी ढूंढूंगा सारी किताबों में कि कुकर वाली कहाँ है। हाँ, मिल जाएगी। इसमें से क्या पक रहा है? क्या पक क्या रहा है उसमें, जिसमें दालचीनी डालनी पड़ी?
नहीं वो वही चीज है ना, वही थोड़ी थोड़ी अपने को कोई याद आ जाती है, कोई चीज है ना, हाँ, तो कोई उनको ऐसी चीजें होती है कि जो रुक जैसे जाती एक एक था, एक कविता है उसमें, मेरी पिताजी का थैला, पिताजी का थैला, ये कविता है, वो काफी अच्छी सराहनीय, मतलब पाठकों ने उसको बड़ा सराहा कि हाँ यार सबके घर में तो होता था ऐसा है। हाँ कि फादर का थैला, वो ड्यूटी से आ रहे तो उसमें जितनी उम्मीदें हैं कि किसी माँ दादी की दवाई उस थैले से निकल के आ रही, ले भी तेरी सब्जी आ गई, ये आ गया, मैंने पेंसिल मंगाई थी तेरी ये आ गई, तो उसी से निकलती थी और वो रोज खाली होता था और रोज भरता था और घर आके, तो उसको पूरा मतलब एक तो हमारा आप बोल रहे हैं इमेजिन हो रहा है, मतलब हाँ रिलेट हो रहा है पीछे क्या नहीं वो सबके साथ नॉस्टैल्जिया आप जैसा नहीं बज रहा, जैसे बचपन जिसने में भी हम कहा भी उसने कहा यहाँ यहाँ वाकई है, मुझे अपने पिताजी याद आ हाँ गए, या कि मेरे को अपनी उनकी बात याद आ गई, वो भी लाते थे और सारी चीजें, तो एक मतलब हमारी समाज में ये चित्रण है उसका, एक वो था, वो उसको भी उकेर देना शब्दों में। एक जो मैं अभी तक समझ पाई हूँ क्वालिटी आपकी बड़े ऑब्जर्वेंट, आप बहुत अच्छे हो। हाँ क्योंकि ये जैसे पिताजी के बैग थैले वाली बात है, तो ये हम सबने, आपने कहा कि जिसने भी पढ़ी उसने सबने बोला कि हाँ हमने भी देखी है, ये तो होता ही है, रिलेट सब कर पाए, पर उसे लिख आप पाए। तो ये मेरा पहले सवाल का भी यही मतलब था कि ये इतना शांत दिमाग चाहिए इसके लिए, तो वो चीज को याद करना, फिर उसे शब्दों में लाना, फिर उसे कविता बनाना, ये आप कैसे कर पाते हो? अब इसी को कला मान लो हाँ क्योंकि क्योंकि नहीं ऐसा होता है ना, विषय कुछ आप स्पेशल भी विषय करते में हो? ना क्या होता है, स्पेशल नहीं होता, स्पेशल नहीं होता, ये होता है कि एक तो होता है जो सबसे आसान कविता लिखना, पता है क्या होता है, हम्म जो आपको दिख रहा, हम्म तो ये हमने अनुभव किया, हमारे फादर मतलब पिताजी आते थे और उनका वो हाँ रोज हाँ थैला उठा के जाना उन्होंने टिफिन के, और शाम को जब आना तो वो उस पे नजर रहती थी भी अब किसके लिए क्या क्या आया है ना, और वो है ना, तो वैसी मतलब एक फीलिंग जो पूरा अनुभव किया, तो अब सिर्फ उसको शब्दों में ढालना और उस चित्र उसको क्रमबद्ध करना, है ना, और उसका एक कोई मैसेज छोड़ना या कोई भावनात्मक या मार्मिक या कोई वो चीजें करना, थोड़ा सा उसमें समय जरूर लगता है, मतलब वो आपकी कला लेकिन हाँ वो लिखना वो थोड़ा सा लगता है कि कहीं लोग अच्छा अच्छा लिखते हैं, यहाँ ऐसी पे ये बात सब नहीं है। मतलब छोटा है हमारे ग्रुप, बट इसको भी नहीं ऐसी चीजें याद होगी क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत पहले हो चुकी है, मतलब ये टाइम पीरियड जो आपने लिखा है, ये टाइम पीरियड बहुत पहले हो चुका है। नहीं, फिर भी अगर मेरे को याद भी होगी ना तो मैं उस उतना चीज को याद रख सकता हूँ, लिखना नहीं उसको कविता में एक्चुअली लिखना। उसमें होता क्या है, जब हमने लिख दिया ना तो सब कहेंगे ये तो बड़ी आम बात है, हाँ फिर वो आम हो जाती कि यार लिख दिया, हाँ ये होता है, हमें पता है सोचा तो है ना, आपने लिखा भी हाँ। आपने। लेकिन अब उसको बोलो भी यार इसके ऊपर लिख के बता दूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं हाँ है। वही है ना, याद तो मैं कर सकता हूँ, हाँ ये हाँ हाँ, ऐसा 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 हो हुआ रिलेट था, कर सकते हैं। रिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको लिखना अब जैसे कविता के तौर पे। एक मेरी पुस्तक है राम सुधा, है ना, तो वो मतलब 200% मैं कहूंगा हमारी जो तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से मैंने बहुत प्रेरणा ली, तो मैं उसका एक पाठक हूँ और हर एक व्यक्ति को पढ़नी भी चाहिए। तो उसमें उसको जितना पढ़ो उतना ही रहस्य निकलता है, जितना जितनी पढ़ो, बार पढ़ो। तो उसमें से कुछ निकाल की कोशिश की है कि मैं उसमें सेतु बनाऊं भाई, उसमें और आज के युग में कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं, तो ऐसी कविताएं उसमें है जो राम सुधा पुस्तक है, तो उसमें मतलब ऐसे शिक्षा देने की कोशिश की गई है कि भाई वहां उस समय ये अगर प्रसंग हुआ तो आज से उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो ऐसी कोशिश की है मैंने, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन लगता है कि फिर भी बहुत कुछ छूट गया है, तो अभी लगता है कि फिर से कुछ और लिखना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस के हम पाठक हैं और मतलब एक वो हमारे नियमित ही पढ़ी जाती है, तो उसको नियम उसके चित्रण तो वो तो मतलब महाकवि और महाकाव्य लिख दिया उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसा कोशिश है कि लिखा जाए और लिखा जाए। लेकिन मामू जैसे ना अभी तक जो भी बिके होंगे, लेकिन अभी मैं तो खुद भी बहुत क्यूरियस हूँ पढ़ने के लिए कि क्या लिखा है क्या, क्योंकि इन चीजों में होती है, क्योंकि रामायण जब बचपन में कार्टून भी आता था ना तो वो फेवरेट होता था, तो ऐसे दीदी बोलती थी वो इसके तो फेवरेट भगवान जी भी है ना, तो अब उस चक्कर में मैं तो पढ़ूंगा ही, तो ऐसा हो सकता है हमारी ऑडियंस में भी लोगों में नहीं बिल्कुल क्यूरोसिटी बिल्कुल जागे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और
मुझे लगता है मैं ये भी पढ़नी आपको भी चाहिए। अभी का अनुभव बताता हूँ। अभी का अनुभव, अभी मैंने हास्य का ताना बाना पुस्तक लिखी, तो संकलित कर ली, क्योंकि जो पुस्तकें मतलब एक दिन में तो मैं सारी कविताएं लिखी, क्योंकि हास्य लिखना ना मेरे को सबसे मुश्किल और सबसे लंबा समय मैंने इस पुस्तक को लिखने को लिया। क्योंकि हंसाने के लिए आपको थोड़ी हंसी तो आई जब मैंने आपको एक कविता सुनाई तो लगा यार थोड़ा सा फनी है, तो उस चीज को डालना बहुत मुश्किल है कि आपकी स्माइल आए, आप हंसे आए या गुदगुदाए। लेकिन जब मैंने उसको संकलित कर दिया तो मेरे को खुद जो हमारे पब्लिशर थे उसने कहा कि आप इस पुस्तक में गलतियां ढूंढो, तो उसके लिए पढ़नी थी वो। तो मैं खुद मतलब उसको क्रमवार पढ़ता रहा, तो अपनी तारीफ में खुद करता हूँ, मेरे को लगा नहीं मैंने अच्छा लिखा है ये लोगों को पसंद आएगा। सेल्फ मैं सेटिस्फेक्शन उसकी लय में बढ़ता रहा और मैंने जितनी भी कविताएं लिखी मैंने उनको 1-2 घंटे पूरा पढ़ा, और मेरे को मैं घर आके भी बोला कि मेरे को ना संतुष्टि हुई कि मैंने ना अच्छा ही लिखा है, जो भी पढ़ेगा तो उसको मजा आने वाला है। ये अचीवमेंट है सर कि सेल्फ जैसे इसमें सेटिस्फेक्शन होनी एक चाहिए। छोटी सी कविता है सच्चे मित्र, सच्ची है ना। अब सच्चे मित्र क्या बोलती है भाई, सच्चे मित्र कैसे होते? आजकल तो बड़े कम होते हैं। हाँ वही चीज। आपके टाइम होते थे ये सच्चे मित्र, अब नहीं नहीं होते नहीं हैं। उसमें वही व्यंग्य वही देखो, अब आपकी बात आपने बिल्कुल वही चीज बोल दी जो मैं इसमें लिख पाया हूँ, ये आपके टाइम होते थे। जो आप बोलते हैं, है ना। हटो हटो, मैं इसमें कभी कवियों में आ मुझे गया। दिख नहीं रही मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो आप गई। ढूंढना इसमें सच्चे मित्र है कहीं। हिंदी आती है क्या तुम्हें? व्याकरण आता है? जैसे कि निर्धन व्यक्ति को दान, ये बहुत ही मतलब एक जो आप टीवी लगाते हो रोज नए नए चैनलों पे बताते हैं ना कि निर्धन व्यक्ति को धन का ध्यान। हाँ, हर एक चैनल पे यही बताया जाता है। अरे ये बढ़िया है। तो एक दिन पापा को बता रहे थे वो कि निर्धन व्यक्ति को धन का दान करे, मैं कहा लाओ मेरे पैसे हमें दो। हमें दो, कहाँ से दे रहे? चलो मैं दे दूंगा। ऐसे सरियाम बातें नहीं बताई जाती है। तो अपने पिताजी से तो हम मांग ही सकते हैं। इतना निर्धन देखो, एक साथ हो गई टीम। दोनों मांगते हैं ना। बाप सबका, दोनों का एक है। एक डिफरेंस देखिए, जब हम बात करते हैं हमारा शब्दकोश, और जब हम बात करते हैं इनका शब्दकोश। अरे तो हमसे कोई शब्द पढ़ा नहीं गया जो लिखा था। मैं वही पूछ रहा था सर, जैसे मतलब अभी तक हमने ज्यादा बुक्स को पढ़ा नहीं है, बट एक जैसे एज अ राइटर, एज अ लेखक, आपको क्या लगता है मतलब हमारे जो शब्द आप लिखते हो, मतलब आप जो शब्द लिखते हो, क्या आप मतलब इसको टिपिकल हिंदी में लिखते हो, या मतलब आपके ऐसे रहते कॉमन कि हर कोई इसे पढ़ पाए? बहुत सरल हिंदी। वो सरल कहाँ था वो? सरल टाइटल हो सकता है सरल ना हो, पर कविताएं तो सरल ही है ना। हाँ, कविताएं कविताएं सारी मेरी बहुत क्योंकि सरल भाषा में और आम भाषा में, बहुत कठिन शब्द मैं उनका प्रयोग नहीं कर पाता। आप कभी सर वैसे ही गए कभी जहाँ शायरियों की महफिल, आजकल जो यूथ गए, कभी पार्टिसिपेट किया आपने? बहुत मैंने वहां पे एक दो चीजें ये ऑब्जर्व करी है कि मतलब लोग शायरी सुनाते हैं। एक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो शायरी सुनाता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आ रही है हमें, और उसमें कई चीजों में हंसी आ रही है, कई चीजों में थोड़ा सा दुख फील हो रहा है, कई चीजें वो उर्दू में डाल देते हैं, उनके हिसाब से वो लिखाई बहुत अच्छी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था उसका मतलब है क्या। आपके हिसाब से है उस चीज का मतलब कि मतलब अगर उन्होंने लिखा है बट वो 4 लोगों को समझ नहीं आ रही जिनको सुना रहे हैं, तो मतलब क्या डिफरेंस क्या है? वही सबका अपना अपना मतलब रुचि होती है। किसको शायरी के लिए शायरी मतलब गानों में आप इनमें सब में देखते हो, तो शायरी समझ पाना वाकई इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि वो शब्दों का प्रयोग ऐसा करेगा कि वो बोल कुछ रहा है उसका मतलब कुछ और होगा, है ना। ऐसी उपमाएं देगा, जैसे हम कविता में उपमा देते हैं, वो ऐसा लग रहा था, उसके भांति लग रहा था ना, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो शायरी में वाकई वो उसको समझ पाना, जो शायर होता है नहीं तो उसको बताना पड़ता है कि इसका अर्थ ये है। तो ऐसे हम जाते हैं जो कवि सम्मेलनों में, उसमें शायर लोग भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि शायरी नहीं होती है, शायरी बहुत अच्छी शायरी होती है और बड़े बड़े शेर लिखे जाते हैं, और ज्यादातर लोग शायरी की तरफ ही होते हैं। कविता के मैंने थोड़े कम देखे हैं, तो वो हमें समझने मुश्किल हो जाते हैं, है ना। तो उनमें जो शब्दों का प्रयोग होता है वो उर्दू का खाली जो करते हैं, तो
हाँ वो उसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा अपना अपना कुछ नहीं नजर है, अपना ऐसा अपना कुछ नहीं। नजरिया है, किसी को शुद्ध हिंदी समझ आ रहा है, हाँ किसी को अब लिखने का इंटरेस्ट ना अब साथ। शुद्ध शुद्ध हिंदी लिखी है, मैंने आम लिखी है, हम्म, मेरे को जैसी आती है वैसी हम्म, लिखी है, लेकिन कविताओं में भी बहुत गहनता है, उसको ऐसे शब्दों से पिरो के लाएगा आपके पास कि आपको पढ़ोगे कुछ और मतलब कुछ और होगा, तो उसको वो समझाना पड़ेगा। जैसे पिरो हम शब्द आया है यहाँ बचपन में पिरो। करते थे ना, भी ये कविता है जायसी मोहम्मद मलिक मौजा जायसी है रहीम है कबीर है ना, मतलब इनकी जो दोहे वगैरह हैं 4 लाइन है, जबकि जब हम परीक्षा में बैठते थे तो उनके ऊपर पूरा प्रसंग उनका सर्वार्थ लिखने में पसीने निकल जाते थे। कवि जी कहना क्या चाहते हैं। कहना चाहते हैं? आजकल ये बस मीम्स में ही रह हाँ गया है कि तो कभी कभी कहना क्या क्या चाहता कहना है। चाहता है, तो मेरी कविताएं थोड़ी सीधी सीधी हैं, वो सीधी सीधी जो हो रहा है वो लिख वो रहे हैं। मतलब हाँ कहने वो का मतलब है सीधी कि बात बंदा है, एक बारी पढ़ने से वो समझ जाए, समझ अंडरस्टैंड जाएगा। कर। हाँ, मतलब उनके उसके लिए तो आपने इतने बड़े बड़े कवि सूरदास जैसे हैं, रस खान जी जैसे हैं, है ना, तो उन्होंने जब कालिदास जी उनका काव्य पढ़ लिया तो वो इतने से शब्दों में पता नहीं क्या क्या लिख देते थे, और आप वो वाकई मतलब कविता में वैसा वैसे उस स्तर पे पहुंचने के लिए तो पता नहीं अभी कितने पायदान लगेंगे चढ़ने। कविता में वैसे ये भी चैलेंज होता है कि वर्ड्स बहुत लिमिटेड यूज करने होते हैं और कहना बहुत कुछ होता है। हाँ Rhyming ये matter उसकी करती है, सीमा रहती राइमिंग है, मैटर ये करती सीमा है। रहती और है, पूरा ना शब्द ये सीमा रहती है। जैसे क्योंकि आपका एक सेक्शन आता है कविता का, हम्म। वो पूरा तो उसमें जो 4 लाइन है उसमें शब्द चारों में बराबर होते हैं कि कुछ थोड़े आगे पीछे होते हैं। मैं ज्यादातर अपनी कविता 24 लाइनों में खत्म करना चाहता नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब जैसे हम्म, एक आपने जैसे हम्म, इकट्ठी है 4 लाइनें, तो हम्म। इसमें मतलब इनमें शब्दों का कहीं मोस्टली जो है बराबर है इसमें वही कैफिया मिलाना जिसको तुकांत बोलते हैं, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, सीधा सीधा लिखना मतलब क्या दुकान आता है, नीचे भी आता नीचे भी जाता, अच्छा राइमिंग राइमिंग बोलते हैं ठीक है जिसको ठीक आप, तो राइमिंग मिलाना थोड़ा सा कहते हैं। कैफिया बोलते हैं, उसमें बोलते हैं मेरे ख्याल उर्दू में, तो वो मिलाना उसकी मेरे को नहीं पता, मेरे को तो किसी ने बताया था कि इसकी मात्राएं भी होती हैं, है ना भाई, आपको जैसे करना होता है तो नीचे भी भरना होता है, ऐसे आना चाहिए, हाँ मतलब मात्राएं ऐसी भरना ऐसी और करना वही करना सेम भरना रूप भरना से आना चाहिए। तो वो मैं किसी से सीखा नहीं था पहले, मैं लगभग उसको वैसा ही करता था, तो मेरे को वो थोड़ा एज मिल गया, नहीं नहीं मैं ऐसा ही करता हूँ, अगर मैं मेरे को मिलानी होती, हालांकि मेरे को कोई कविता लिखने का कोई ऐसे प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ है, तो लेकिन लेकिन लगा कि नहीं यार मैं तो लगभग ऐसे आता हूँ, कुछ में हम छोड़ देते थे, एक ही कैफिया मिलाया और छोड़ दिया, पूरी मात्राएं नहीं मिलाई, तो थोड़ा सा एक तकनीकी भी है इसमें। ये जो तब का तुकान था आज की राइमिंग होगी जो आजकल रैपर एंड ऑल यूज कर रहे हैं। दुकान वो तो गीतों में भी आप फिल्मी गाने सुनते हो, उनमें भी होता है, तो वही वो वहां गद्दे पद्दे में यही तो फर्क है, आप गद्दे गद्दे क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख रहे हो गद्दे हो गया, है ना, पूरी एक न्यूज छपी हुई हो गद्दे हो गया, कविता गद्दे तो और पद्य हो पद्य गया। तो ये फर्क है, जैसे चाणक्य पे बहुत गद्दे उपन्यास लिख दिए, लेख लिख दिए, मैंने उसको काव्य रूप देने की कोशिश की। ऐसा होता है ना, हमने हर पढ़ा होता है, हमारे पेपरों में भी आता है, आप भूल रहे हैं शायद 10वीं में 11वीं 12वीं में एक पद्यांश दिया होता था, है ना, पद्यांश यानी कि वो कविता का एक पैरा देके करे जाता था, एक होता था गद्यांश, डिस्क्रिप्टिव पैसेज, अनसीन पैसेज, उसमें से सवाल जवाब कॉम्प्रिहेंशन करनी होती थी, तो वो जो पैराग्राफ है वो गद्य शैली में, वो लिख देते भी तो थे छुट्टियों में काम करने को, क्या बोलते थे जब ये पूरा हाँ नहीं मेरे को इसकी तकनीकी जानकारी नहीं है ज्यादा, मतलब ये तो मैं लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब तकनीक से मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें। ज्यादा मतलब एक लेखक को सबसे ज्यादा, जब लेखक ने लिखना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, माइंडसेट कैसा चाहिए, या मतलब प्रिपरेशन कैसी चाहिए, स्टडी कैसी चाहिए, थोड़ा सा इस पे अगर आप नहीं, क्योंकि मैं भी कभी कभी लिखने का ट्राई करता हूँ वही चीजें, तो फिर मतलब एक फोकस नहीं हो पाता है, मतलब 4 लाइनें लिख पाई फिर उसके बाद वो फोकस ही नहीं बन पाता है वापस, तो उस चीज के लिए क्या करते हैं आप? देखो ये मतलब हर समय तो नहीं लिखा जाता, होना तो चाहिए थोड़ा सा, मूड तो होना चाहिए और इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी कोई विचार आ रहा तो अभी लिख दो उसको,
वो फिर आप उसको आज 4 लाइनें बनी, कल मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मैंने राम जी के ऊपर वो भजन लिखा था तो मेरे को बहुत लंबे समय लगा था। अब मैंने हंसी का ताना बाना लिखा, ये लंबा समय लगा। कई चीज बहुत जल्दी से बन जाती है, कई बार तो 5 मिनट में मैं पूरी कविता लिख बना देता हूँ, और कईयों को मेरे को 15-15 घंटे भी लगते हैं सोचने में, यार अब वो पैरा डालना पड़ेगा, यार ऐसा भी तो होता था, वो डालना पड़ेगा। तो टाइम तो लगता है, और विचार धैर्य भी रखना पड़ता है, और उसको लक्ष्य तक कविता को पहुंचाना भी पड़ता है कि हाँ। कोई संदेश आ रहा है तो पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा, कि आपने तो अधूरा 4-5 लाइनें लिखी, 10 लाइनें, 15 लाइनें, उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा। वही जैसे आप बोल रहे थे कि 24 में खत्म करते हो, तो 24 में खत्म भी तो करना है हाँ, टॉपिक। वो मेरे को कई लोगों ने कहा जिन्होंने पढ़ा है कि आप इतने छोटे में एंड कर देते हो और सारी चीजें कवर भी हो जाती हैं। तो ये कई पाठकों ने मेरे से मतलब सराहना एक की है। सिग्नेचर भी हो गया ना आपका कि 24 लाइनों में आप खत्म कर रहे हो, हाँ। ये मतलब आपका एक और सिग्नेचर दूसरा इस लिमिट को रखने का ये भी था कि पेपर जो अखबारों में, मेरा उद्देश्य रहता है अखबारों में लोग पढ़े ज्यादा ज्यादा, बुक पब्लिश करना मेरा सेकेंडरी था। कई बार तो मैं लेंथ देख के छोड़ हाँ, देते हैं। रोज छपती है तो वो उनके पास ना जगह कम होती है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अपने भाई अपने जो भी ताना बाना बुना उसको इतने में खत्म कर देना, इससे ज्यादा जगह नहीं है भाई अखबार में, है ना। आप लिख दो इतनी, उनके पास जगह ही नहीं होगी तो वो छपेगी कैसे। तो अगर उनकी समय उसमें जो उसकी जो उसका एरिया है उन्होंने डिफाइन किया, उसके रूप में तो छपती है। तो आज की डेट में आपको क्या लगता है कि मतलब सबसे ज्यादा जो सोशल इश्यूज है, मतलब आज की डेट में आपको क्या लगता है कि क्या वो है अभी समाज में सबसे बड़े सोशल इश्यूज है? आजकल मॉनसून भी चल रहा है, मॉनसून में भी आप देख रहे हैं, तो मतलब इनको किस नजरिए से देखते हैं आप इन सारी चीजों को? कोई 3 इशू बता दो, बहुत सारे हैं ना, क्योंकि एक तो नहीं होगा। नहीं, मेरे को एक लेखक और कवि तो हर चीज में विषय ढूंढता है, हर चीज में विषय। अब बाढ़ अभी जैसे, आप बहुत डीप डाउन सोचते हैं ना, तो नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आज का जो ज्वलंत विषय है ये बादल फट रहे हैं ना, तो इस पे मैंने एक कविता लिखी हुई है। मतलब पिछले साल ही जब हो रहा था ये, तो हमने लिख दी थी, अभी कुछ पेपरों में अभी छपी है वो। तो मतलब उन ऐसा एक मौन है, मौन है जो हमने इसमें लेख भी लिखे हैं कि हम हर हर स्थिति में दृष्टा है। दृष्टा क्या है? बाढ़ आ रही है, सालों से आ रही है, कोई और बात करो। एक कविता बहुत लोगों ने पसंद की, कोई और बात करो, छपी भी है। समझ सकते हैं अगर इसमें मैंने छापी हुई, कोई और बात करो है। ये कविता मैं सुनाता हूँ आपको। कुछ और बात करो, मतलब बिल्कुल आपको लगेगा हाँ रिलेट हो रही है कहीं। आजकल ना वहीं से विषय उठते हैं। क्या है? बरसात का आना, बादल फट जाना, घरों का बह जाना, लोगों का मर जाना, नेताओं का आना आम बात है। कुछ और बात करो। टीवी पर खबरें आना, अखबारों की सुर्खियां बन जाना, मुआवजे की घोषणा हो जाना, सोशल मीडिया को खबर मिल जाना, नुकसान की रिपोर्ट बन जाना आम बात है। कुछ और बात करो। हवाई योजनाएं बनाना, सख्ती बहुत दिखाना, प्रभावितों का रोना रुलाना, प्रत्यारोप आरोप लगाना, फिर सब कुछ भूल जाना आम बात है। कुछ और बात करो। सड़कों का जाल बिछाना, पीला पंजा चलाना, पेड़ों का कटा जाना, नदी नालों का रोका जाना, बिना सोचे समझे मकान बनाना आम बात है। कुछ और बात करो। विकास की रेस में लग जाना, दुनिया को आंकड़े दिखाना, पर्यावरण दिवस मनाना, पेड़ लगाना, उन्हें कभी देखने ना जाना आम बात है। कुछ और बात करो। प्रकृति से छेड़छाड़, हम सब की भेड़ चाल, कोई तो रोकने आए असंवेदनशील इंसान को, कोई तो सबक सिखाए, ये सब भी कहना आम बात है। कुछ और बात करो। तो अब इसमें सारा विषय आ गया, देखो सारी चीज आ गई। तो इसमें जो बातें डिस्कस करनी है ये सब आम है। आम है ये तो, जो अब आम देख रहा है ना आपको, कोई हल निकल रहा है कुछ। हाँ, मतलब जो चीजें डिस्कशन होनी चाहिए सच एक्चुअल में आम अभी देखना, जैसे मॉनसून खत्म हो जाएगा धीरे सब धीरे कुछ भूल जाएंगे, आप कोविड को भूल के सब कुछ भूल जाएंगे। जो
प्रभावित है, जिसको हुआ है इससे नुकसान, वो इस बताइए। विषय में मैं हर साल लिखता हूँ कुछ ना कुछ भी। ये देखो इस साल भी हम, पिछले साल भी मैं टीवी पे मतलब अपना बिस्तर पे लेट के ही खबरें देख रहा था। ये आदत है मेरी अब। एक चीज बाढ़ आ हाँ, गई, बह गए लोग, ये हो गया, वो उठा के चले गए हैं ना। हाँ, दिल्ली में पानी भर गया, मुंबई में पानी भर गया, आम बात है। इस बार तो ऐसा क्योंकि आम बात है, आम लोगों के लिए आम बात है। उनकी कोई व्यवस्थाएं कितनी सुधर रही है मुझे नहीं पता। तो ये बात पहुंचाना उन तक मैंने कोशिश की कि कहीं पहुंचे भाई, सिर्फ चर्चा ही नहीं है। Wake up call. जैसे वो एक तूने स्टोरी भी डाली थी, वो मैंने तेरे को बोला था 1 साल पहले, वो एक केस हुआ था जो, तो मैंने इसको बोला था, मेरा चैलेंज लगा था इससे। मैं कहा 1 साल बाद देखियो सारे भूल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये जितने आज मोमबत्ती लेके चले हुए ना सारे घर में पड़े होंगे, ये भी नया नया सा जोश है। वही हाँ, हुआ। तो विषय वो भी बहुत है, विषय बहुत है, वो भी अर्थव्यवस्था का है। विषय है। एक्चुअल में लोग आजकल ज्वलंत विषय है, अर्थव्यवस्था का लोग विषय है, ज्वलंत विषय पे ही थोड़ा ध्यान देते हैं, जब तक वो ज्वलंत है तब तक ही ध्यान हाँ। देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। भूल जाते। लोगों का ध्यान ना बड़ा सोशल मीडिया ना पावर है कि आप मानते हैं ये चीज की, हाँ। मतलब आज की डेट में जिसके फॉलोअर्स है ना, वो थोड़े टाइम के लिए, मतलब सारे नहीं मैं कह रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं मतलब जो बस एक हॉट टॉपिक को लेकर वो बस उस टाइम चलाएंगे कि हाँ व्यूज अच्छे आ जाएंगे। आजकल सबसे जो बुरी चीज है, आपने भी देखा होगा, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जैसे पता है, सबको पता है कि आज यहाँ बाढ़ आ रही है, यहाँ बादल फट रहे हैं, तो लोगों को वो एक्चुअल वीडियो ना मिली, लोग कहीं की वीडियो उठा रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल पहले की वीडियो उठा रहे हैं, ये वहां पर हुआ किसी जगह का नाम है, हाँ, मिस ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ये फैल रहा है। ये पैनिक बहुत हो रहे हैं। ये सही चीजें सब लिखी है मैंने। ये सारे विषय जो आप इनको अब वो कर रहे हो, इन पे लिखा गया है कि अफवाहें हाँ, फैलाना और उसके लिए इस मीडिया का इस्तेमाल करना, है ना, ऐसे गलत कंटेंट डालना, तो भाई ये एक अपराध है। अब वही बात है ना, हर कोई चाहता है आज के टाइम में कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर हो, सब्सक्राइबर हो। हम भी बैठे हैं, हम यूट्यूब पे डालेंगे वीडियो, एक है ना, एक पर वीडियो ऐसे ही इसमें मैंने मेंशन किया है कि वीडियो का कितना क्रेज है हमारे को, वीडियो देखने का, हाँ। उससे विषय से हम कितने प्रभावित होते हैं। तो एक कविता है इसमें, दुखों को बढ़ाने के उपाय। भाई इस वीडियो को कौन देखेगा? ऐसा भी हो सकता है भी मेरा टाइटल है दुखों को बढ़ाने के उपाय, यार भाई मेरे को बहुत परेशान हूँ, तेरा दिमाग खराब है, जो इस वीडियो को देखूंगा। लेकिन फिर भी वो जो पाठक है वो कहता है एक बार क्लिक करके देख ही लेता हूँ। हाँ, ऐसे कौन से उपाय हैं? ऐसी क्या चीज डाल दी थी। क्या तो पता- मैंने उस कविता को लिखा है इसमें कि भाई वो एंड तो मेरे को कहता है, वो अंतिम कविता है, देखो, दुखों को बढ़ाने के उपाय। ये भी मामू एक बार सुनना चाहेंगे, हम्म। अगर आप को बढ़ाने के उपाय। यूट्यूब पर एक यूट्यूबर द्वारा नया चैनल बनाया गया, इंसान के दुखों को बढ़ाने का उपाय उसमें बताया गया। इस चैनल के विषय को देखकर मैं हैरान हो गया। कैसा होगा इसका निर्माता, मेरा मन इस कल्पना में खो गया। भाई ऐसा कौन मूर्ख है जो ये लिख रहा है। मैंने सोचा कि क्यों कोई अपना समय व्यर्थ गवाएगा, क्यों इस वीडियो को देख अपना दुख बढ़ाएगा, क्यों ही देखेगा इसको। जीवन की तकलीफों को देखते हुए मैंने अपना दिमाग लगाया और इस वीडियो को ना देखने का मन बनाया कि यार भाड़ में जाए, मैं नहीं देखता इसको। पहले भी थे दुख। फिर मन हुआ कि चलो एक बार देख ही लेते हैं, इतना समय व्यर्थ करते हैं, थोड़ा और कर देते हैं। अच्छा था। देखा, वक्ता बोला, अब वीडियो जैसे शुरू हुई तो वक्ता क्या बोल रहा, देखा, वक्ता बोला, मुझे पता था दुख बढ़ाने का भी उपाय खोजते आओगे। इंसान हो, कुछ भी अप्रत्याशित देखने की अपनी फितरत से कहाँ जाओगे। हमारे को लगता है ना कुछ तो नया है? उसकी फितरत से, उसकी आदत से नहीं जाओगे। तुम भी कहाँ यूट्यूब के व्यवसायिक माया जाल में से बच पाओगे। लाखों ने देख ली ये वीडियो, तुम भी एक व्यूअर बन जाओ। क्या तो एक मतलब इतना ज्यादा हम इस युग में घूम रहे हैं, तो एक कैसा भी कंटेंट हो उसको हम सोच रहे हैं कि देख ही नहीं। देख ही ले। हाँ, देख ही ले, सही और बात इतना समय है हमारे पास। अगर मेरे को ऐसी वीडियो दिखती ना, मैं भी जरूर देखता। अरे यार क्या पता मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो अगर ये बोल देगा ऐसा हाँ नहीं बिल्कुल, व्यर्थ समय को व्यर्थ गवाने के ऊपर है। आओ समय बर्बाद करें, एक हाँ। कविता है, आओ समय बर्बाद करें। नहीं, वो अच्छे से बिल्कुल आपने बहुत कर दिया है। हाँ बहुत बहुत है, उसको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि लोगों को बहुत है शायद इसमें। दूसरी ही कविता है,
आओ समय बर्बाद करे, इसकी उसकी बुराई करते हुए संवाद करे, आओ समय बर्बाद करे। Tagline मत करा of कर भाई, podcast तेरे को ये सुन तो। लिया बुराई कब लिखा तेरे मुंह पे तेरी सी, उसके मुंह पे उसकी सी, बातें दिन और रात करें, आओ समय बर्बाद बर्बाद कर। आज का काम कल कर ही लेंगे, फिर क्यों आज निपटाने की शुरुआत करें, आओ समय बर्बाद बर्बाद करें। हवा में महल बनाने से जब दिल को सुकून मिलता है, फिर क्यों रेत बजरी वाले को याद करें, आओ समय बर्बाद बर्बाद करें। मोबाइल में रीले देख देख ज्ञान हमें मिल जाता है, फिर क्यों पुस्तकें पढ़ लिख कर खराब करें, आओ समय बर्बाद करें। जब खोखली बातों में से व्यापार बन ही जाता है, फिर शरीर और दिमाग को पर क्यों व्यर्थ अत्याचार करें, आओ समय बर्बाद करें। तो ऐसी एक कई बार सारी है। समय पुस्तक ने लेंगे बोला, तो आपको फिर समय बोलता है आओ अब हम तुम्हें बर्बाद करें। हाँ, ये तो ये बात। फिर समय ने मुझे बर्बाद किया, मैं तो समय एक ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास हैं जो तंज है। तंज है, एक्चुअली व्यंग्य। जो आपका मतलब जो लिखने का तरीका है ना सर, मतलब चलो ठीक है, हर एक लेखक का हर एक नजरिया होता है, बट हमने जो आपका सुना, आपने जो दिखाई रखी है, जो आपने की है, मतलब खुद भी पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ गया है। मतलब देखा जाए तो मजा आया इसमें, सीधा सीधा है सब कुछ। सीधा है और और कुछ समझ। ऐसे नैरो नहीं है, हाँ, पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है। एक ना चीज होती है, जैसे मतलब अगर आपको कुछ चीजें बड़ी दिखे, जैसे मतलब ऐसा पूरा फुल पेज दिखे, तो वो ना थोड़ा लगता है कि कौन पढ़ेगा, कौन एक बड़े पैराग्राफ बोरिंग लगता है। हाँ। ये थोड़ा सा बहुत अट्रैक्टिव सा लग रहा है, बिल्कुल छोटा छोटा इसमें लिखा गया, छोटे छोटे पैराग्राफ, चार चार लाइनें इसमें, और मतलब ऐसे अलग अलग लिखा है। लॉकडाउन में अध्यापिका वर्ग भी कोई कम संघर्ष नहीं कर रहा, मतलब हर एक चीज पढ़ा जा रहा है। मुझे हिंदी आती है, इससे क्या दिक्कत है? मैं अच्छे से हिंदी मैं तो ये पढ़ सोच रही हूँ कि ये तो बहुत रिलेटेड टॉपिक था उस दौरान का। हाँ, हाँ, सभी अध्यापिका। थे, सभी को मतलब कोशिश की है, पुलिस को, उनको सभी सारे इसके जो है मतलब डिपार्टमेंट उनको थोड़ा टच किया है, हर चीज को किया है। पेशेंट क्या सोच रहे हैं, मजदूर की स्थिति कैसी खराब थी, वो कैसे भाग रहा था राशन के लिए, है ना। तो मतलब हर आप घर वापसी हो रही थी, मुझे मेरे गांव भी जाने दो। आधे लोग तो पैनिक हो गए। नहीं, इसमें बहुत लिखा गया, उस टाइम बहुत लिखा गया, पर मैंने ऐसा वो चीज नहीं लिखी कोई कोई विवाद में है, जो दिख रहा था वो लिख रहा था। क्या आपको कभी ऐसा भी लगता है कि मतलब आप लिख तो उससे पहले भी रहे थे, आपको ऐसा लगता है कोविड टाइम में आपका निखार बहुत हाँ हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो मैंने शुरू में ही कहा कि उससे पहले मैं साल में एक कविता लिखता था, अब साल में मैं एक बहुत किताब 300 लिखता साल। हूँ। एक किताब लिख देता हूँ। तो दो, एक पहला सवाल जो पहला दो में से पहला है तो ये कि आपको क्या लगता है किसी के भी जीवन में हम जितना सक्सेसफुल लोगों को देखें वो हमें कैसे मदद कर रहा है और कितनी मदद करेगा? क्या आपने सवाल समझ पाए? बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी आप किसको फॉलो करते हैं, ऐसा हाँ, तो जैसे सपोज मेरे कोई कोई आइडिया सफल है तो व्यक्ति है, तो ये बहुत बहुत उपयोगी, मतलब बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। मतलब अगर आपका कोई आदर्श है और उसको आप वैसा बनना चाहते हो और वो बहुत सफल है, तो मैं नहीं समझता कोई इसमें बुराई है, और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि होते सब अलग अलग है, लेकिन आप अपनी जो डेली रूटीन वगैरह है वो उसकी फॉलो कर सकते हो भी, वो उसने क्या किया होगा, लोग कैसे बोलते हैं, लोग कैसे कविता लिखते हैं, कैसे कविता सुनाते हैं। तो ये जैसे सुनाने का भी है, तो मैं बहुत घंटों सुनता हूँ भी लोग कैसे सुनाते हैं। फिर किसी एक व्यक्ति की मेरे को लगती है अच्छी है, तो मैं उसका कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ वैसा बनूं या फिर उसके पैरेलल कहीं दिखूं, तो कोशिश रहती है। तो ऐसा इसमें कोई बुराई नहीं है, तो फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जरूरी नहीं आप उसके जैसे बनो, लेकिन बहुत सी चीजें हमारे में कॉमन होती हैं, तो हम उसकी डेली रूटीन पढ़ सकते हैं, वो कैसे रखते हैं, क्या फॉलो करते हैं, कैसी डाइट खाते हैं, है ना। तो कई चीजें तो हम, हाँ कंटेंट में आप उससे डिफरेंट हो सकते हो, है ना। थोड़ा सा अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना, ये भी कोशिश कर सकते हो भी आप एक विशिष्ट वो प्रतिभा से दिखें। आप में उसमें नयापन तो लाना ही चाहिए ना, मतलब वो तो हमेशा एक एक पॉइंट के बाद एक उसमें
नई चीज, जैसे काव्य में भी भाई दोहे लिखे गए, सूरदास युग है, निराला का युग है ना? मतलब बहुत बड़े बड़े कवि आए हैं, उनके युग आए हैं, उतना उस तरह से उन्होंने लिखा है, तो लेकिन एक विकास भी तो होना चाहिए ना, कुछ नयापन भाई, है ना? कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि एक तो उसमें एकाकीपन, यूनिफॉर्मिटी हो थोड़ी सी ना, और आप उस दिशा में, किसी दिशा में बढ़ना जरूरी है, मतलब इधर उधर की बातें ना करके एक स्पष्ट गोल लक्ष्य करके उससे बढ़ना, उसके लिए किसी को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात सेकंड जो लास्ट हम एंड करेंगे अपना पॉडकास्ट इससे, आप एज अ पर्सन कैसे रिमेम्बर, मतलब हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड, कैसे आप याद है। किए बिल्कुल, जाना चाहते बहुत ये मतलब ये इसको बोलते हैं कि भाई यहाँ यहाँ से निकला वाला सवाल था, हाँ जिसका मैं रोज अपने आप को जवाब हाँ देता हूँ कि जब मेरी लास्ट ब्रीद हो तो मेरे को एक कवि और लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में ही जाना जाए, और किसी रूप में नहीं। तो ये है एंड तक ले जाने वाली बात, कि इसमें इतना करना है कुछ, है ना भाई, करना है तो करना है, कुछ तो नया दे के जाना है लोगों को, है ना? तो ऐसा है, मतलब होता ही है सबका बिफोर माई लास्ट ब्रीथ, है हाँ ना, वही वही कि मेरी अंतिम सांस से पहले ये चीजें जरूरी होनी चाहिए मेरे जीवन में ना, तो ऐसा सबका ही होता है, सपना होता है। कि हम अभी जान विषयों विषयों से भटकना नहीं हाँ चाहिए, है ना, विषयों से भटकना नहीं चाहिए, एक दिशा में बढ़ना जरूरी है मेरे हिसाब से, है ना? बाकी तो करना क्या है, कर क्या रहे हैं, हमारा जब एक लाइफ एक्सपीरियंस रहेगा हम भी सोचेंगे हमें एज अ दिस पर्सन याद रखा जाए, तो जिसमें भी करो उसको अंदर आपने तक क्वेश्चन जाना। पूछा ना, अब सोच में हमारी क्या रहेगी, हमें किस हाँ चीज से लिखा जाए, तो हम भी इस चीज को सोचेंगे कि हाँ, हमें किस चीज से याद है। देखो, वैसे दो शायद दो दो तरह का जीवन है ना, एक तो है आपको अपना आर्थिक, वो सबके लिए जरूरी है, अपनी रोटी पानी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा है ना, इसके बिना, क्योंकि मेरा भी मानना है कि साहित्य ठीक है बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है, लेकिन जरूरी भी नहीं है ले जाए। हालांकि आजकल जो कवि काव्य सम्मेलन है वो काफी अच्छा स्तर पे पहुंच गए हैं, इनका भी स्तर हो गया है, ये भी इनको भी पारिश्रमिक दिया जाता है, कहीं कहीं जाते हैं फंक्शन वगैरह में तो अच्छे, मतलब कुमार विश्वास जैसे एक बड़े कवि नाम है तो उनको मिलता है, पैसा ही मिलता है, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन उसकी व्यवस्था करके अगर आप कुछ अपना लाइफ में कुछ कर सकते हो आगे, साहित्य में है, फिल्म में है, जैसे आप लोग ये काम कर रहे हो, तो एक अच्छी चीज है ये। बट कहीं ना कहीं अगर हम इसको कमर्शियल एंगल से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो शायद कोई ईमानदारी जल्दी से नहीं आएगी। हम्म, ईमानदारी है आपके काम में निखार कितना, उतने ईमानदार हम उसको कारीगरी बोलेंगे, वो उसको वित्त उससे जोड़ना थोड़ा सा अभी एक्चुअली वही है ना कि मतलब वो एक आर्टिस्ट अभी किताब लिखना कोई मेरे को पैसे थोड़ी मिल रहे इसकी किताब मेरे से, बल्कि जा रहे हैं पैसे मेरे को, पब्लिशर को पैसे देने पड़ते हैं, भाई मेरी किताब छाप, है ना? तो शौक है तो शौक अच्छी चीज है वो, जब तक इंसान का शौक रहेगा ना तब तक ही वो इम्प्रूव हो जाएगा, जब इंसान का वो शौक खत्म होकर कमर्शियल हो जाएगा वो तो रखने चाहिए, वो हर एक को रखना चाहिए, रोक देगा हमारी ग्रोथ। फिर खेल का है किसी को कुछ है तो वो उसके साथ कैरी करना बहुत जरूरी है, मेरे को लगता है ये अच्छी बात है। शौक होना चाहिए, शौक तो शौक बड़ी चीज पूरे है, करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हाँ मेहनत भी करनी चाहिए, शौक बड़ी चीज कि पहले शौक रखो फिर उस शौक को पूरे करने के लिए मेहनत करो, फिर तभी तो गोल मिलेगा ना, कि यार मेरे शौक तो इतने हैं, अब वहां तक पहुंचना भी तो है कैसे, फिर ही तो रास्ता मिलेगा। क्योंकि बहुत ये चीजें भी, इतने पैसे होने चाहिए, उससे सुख आए या उससे आपको आत्मिक शांति मिले, वो बहुत जरूरी नहीं है ना? आपकी मन में कुछ और है, आप एक बड़े अच्छे तगड़े इंजीनियर हो, करोड़ों के पैकेज भी ले रहे हो, आपकी लाइन की खुद तो ऐश करेंगे, हमें चौकीदार बना दें, हाँ नहीं, तो मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसको हो, भाई आपको अंदर से लग रहा था यार मैं तो एक अच्छा गायक भी बन सकता था, है ना, तो मैंने सिंगिंग क्यों छोड़ दी, है ना, तो मैंने ऐसे कहानियां भी लिखना शुरू किया है अभी, मेरी कुछ कहानियां छपी भी हैं और अच्छी सराही गई हैं, दाह संस्कार मेरी कहानी थी, वो काफी पेपरों में छपी है, और उसके साथ कसौली के परिवेश में मैं कुछ कहानियां लिख रहा हूँ अभी, वो
चल रही हैं, तो एक दिन वो भी आएंगी आपके सामने। तो मतलब उसमें उनमें ये कहानी ये भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक शौक कितनी बड़ी चीज है, और उसके लिए काम करते हैं। तो कई लोगों का शौक बाद में एज बैरियर नहीं होता है। हाँ, तो है। कि एक उम्र के बाद शौक या फिर पूरा करना उन्होंने लेट शुरू किया। हाँ? पहले क्योंकि हम स्थगित करते रहते हैं ना अपना भी, ये काम मैं बाद में, जैसे मैं एक साल में एक कविता लिखता था, हाँ, जबकि मेरे अंदर होता था यार कविता है, समय नहीं मिलता था, उसको मैं स्थगित करता रहा, लेकिन अब मेरी वो जीवन का हिस्सा हो गई। कि अभी कमा लेते हैं, फिर अभी घर बना लेते हैं, फिर अभी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मतलब अब घर में भी पता है कि क्या कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे कुछ कविता होंगे, है ना। मतलब सबको पता है कि ही इज कंफर्टेबल विद, है ना। ऑलरेडी आप फिर तो एक कवि के रूप में आपने- जाने जाते हो। आपने पूरे 1-1.5 घंटे बातचीत में पहला इंग्लिश का शब्द बोला है। और वो सुन के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तभी जाग ऐसे ही। तो गाइस ये सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप इनमें से कोई बुक्स परचेज करना चाहते हो, क्योंकि जितना हमने इसके अभी इंडेक्स जो पढ़े हैं, इसमें जो चीजें है, टॉपिक है, विषय सूची जो हमने पढ़ी है, मतलब इनमें टॉपिक्स बड़े अच्छे अच्छे हैं। अगर आप लोग भी बुक्स ये परचेज करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन अमेजोन वगैरह भी मिल जाएगी, तो आप अमेजोन वगैरह से ले सकते हो। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लिंक्स लिंक्स क्योंकि मल्टीपल बुक्स है, 7 बुक्स 7 है 7 7। तो साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ। हमारे ध्रुवी जी आज साइनिंग ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू आदर्श। बस। थैंक यू भाई जी। बाय। तो गाइस चलता फिरता पॉडकास्ट चल रहा था हमारा अभी तक। हमारे साथ थे आज अतुल कुमार जी सर, और जो कि आपने सुन ही लिया है क्या है इनकी खासियत, हमने शुरू में बताई थी थोड़ी बहुत चीजें। हमारे साथ थे ध्रुवी ठाकुर, जो कि हमारे नए होस्ट आने वाले फ्यूचर पॉडकास्ट में भी ये मिलते रहेंगे हमारे साथ। छोड़ो और हमारे साथ थे हमारे टकले उस्ताद कमलो भाई, और हम हैं आदर्श शर्मा। इनको भी किसी ने इंट्रोड्यूस कराना था, ये खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते क्योंकि उन्होंने बाल उड़ा लिया। इतना चुभने लगा लिखता हूँ वो काटे। इतना चुभने। ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए नाम के बारे में कुछ नहीं बोलना है, नाम बस चलता फिरता अब हम चलते फिरते, अब पता नहीं किसके घर जाके बैठेंगे, अब चलते फिरते हम एक नया कलाकार ढूंढेंगे और मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच एवरीवन।